तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक जायसवाल। इस प्रेजेंटेशन में हम आपको डेटा एनालिसिस का कंप्लीट प्रोजेक्ट शुरू से अंत तक समझाने वाले हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में हम डर्टी एक्सेल डेटा सेट को लेकर पाइथन की मदद से क्लीनिंग करेंगे, फिर उसे एसक्यूएल डेटाबेस में स्टोर करेंगे, एसक्यूएल क्वेरी से एनालिसिस करेंगे और आखिर में पावर बीआई डैशबोर्ड बनाएंगे। यही वर्कफ्लो आज ज्यादातर कंपनीज में डेटा एनालिसिस फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सिर्फ कोडिंग सीखना नहीं है, बल्कि एक रियल इंडस्ट्री पाइपलाइन को समझना है। हम शुरुआत करेंगे एक्सेल की रॉ फाइल से, उसके बाद हम पाइथन और पांडास का उपयोग करके डेटा को क्लीन करेंगे, फिर फीचर इंजीनियरिंग करेंगे जिससे बिजनेस के लिए यूजफुल कॉलम बन सके। उसके बाद क्लीन डेटा को माई एसक्यूएल डेटाबेस में स्टोर करेंगे, एसक्यूएल क्वेरी की मदद से बिजनेस एनालिसिस करेंगे और आखिर में पावर बीआई डैशबोर्ड बनाकर मैनेजमेंट को रिपोर्ट दिखाएंगे। यही कंप्लीट एनालिटिक्स फ्लो हम फॉलो करने वाले हैं। इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वो वीडियो जाकर जरूर देखेगा। सबसे पहला स्टेप होता है डेटा सेट को लोड करना। इसके लिए सबसे पहले पांडास एंड नमपाई लाइब्रेरी इंपोर्ट की जाती है और फिर एक्सेल को पांडास डेटा फ्रेम में लोड किया जाता है। उसके बाद हेड, इन्फो, शेप, डिस्क्राइब जैसे फंक्शन से डेटा सेट को एक्सप्लोर किया जाता है। इस स्टेप का उद्देश्य डेटा सेट को समझना होता है कि डेटा सेट में कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, डेटा के टाइप क्या हैं और डेटा कैसा दिख रहा है। बेसिकली ये सब चीजें। अब स्टेप 2 की बात करते हैं, जहां शुरू होती है डेटा क्लीनिंग की पहली स्टेज। सबसे पहले मिसिंग वैल्यूज को चेक किया जाता है। उसके बाद डुप्लीकेट रिकॉर्ड को खोजा जाता है। अगर डुप्लीकेट डेटा रहेगा तो एनालिसिस गलत होगा, इसलिए डुप्लीकेट रिकॉर्ड रिमूव किए जाते हैं। इस स्टेज का मुख्य उद्देश्य डेटा को रिलायबल बनाना होता है। स्टेप 3 की बात करते हैं। यहां हम एक्चुअल डेटा क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले नल और एनए जैसी वैल्यूज को मिसिंग वैल्यूज में कन्वर्ट किया जाता है। एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव किया जाता है। कस्टमर नेम, सिटीज और स्टेट और प्रॉपर केस में बदला जाता है। इनवैलिड ईमेल एड्रेस रिमूव किए जाते हैं। डेटा कॉलम्स को डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। न्यूमेरिक कॉलम्स को नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है। नेगेटिव क्वांटिटीज वाले रिकॉर्ड भी रिमूव कर दिए जाते हैं और इन सभी स्टेप्स के बाद हमारा डेटा काफी हद तक क्लीन हो जाता है। अब स्टेप 4 की बात करते हैं, जहां पर हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना सीखते हैं। डिस्काउंट मिसिंग हो तो उसे 0 से रिप्लेस किया जाता है। फोन नंबर मिसिंग हो तो उसे अननोन से रिप्लेस किया जाता है। अगर डिलीवरी डेट मिसिंग हो तो ऑर्डर डेट को डिलीवरी डेट मान लिया जाता है। इस तरह मिसिंग वैल्यूज को बिजनेस लॉजिक के अनुसार हैंडल किया जाता है ताकि आगे किसी भी एनालिसिस में एरर ना आए। अब स्टेप 5 की बात करते हैं, जहां पर फीचर इंजीनियरिंग की जाती है। यहीं से रॉ डेटा बिजनेस डेटा बनना शुरू होता है। क्वांटिटीज और यूनिट प्राइस से सेल्स निकाली जाती है। डिस्काउंट अप्लाई करके नेट अमाउंट निकाला जाता है। प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। ऑर्डर डेट से मंथ, ईयर, वीक डे जैसे नए कॉलम्स बनाए जाते हैं। यही ड्राइव कॉलम बाद में डैशबोर्ड बनाने में ज्यादा यूज में आते हैं। स्टेप 6 के अंदर एक्सपोर्ट करना पड़ता है क्लीन डेटा को। जब पूरा डेटा सेट रेडी हो जाता है तो उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। इस डेटा को एक्सेल या सीएसवी फाइल में सेव किया जाता है। अब यह हमारा मास्टर क्लीन डेटा सेट बन जाता है। इसी डेटा सेट का उपयोग करके हम एसक्यूएल और पावर बीआई में काम कर सकते हैं। स्टेप 7 के अंदर पाइथन से माई एसक्यूएल को कनेक्ट किया जाता है। इसके लिए एसक्यूएल एकेडमी लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है। कनेक्शन बनने के बाद पूरा डेटा फ्रेम सीधे माई एसक्यूएल टेबल में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अब हमारा डेटा सिर्फ एक्सेल फाइल नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल डेटाबेस बन चुका है। यही तरीका कंपनीज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। स्टेप 8 के अंदर एसक्यूएल एनालिसिस करना होगा। अब डेटाबेस तैयार है, इसलिए एसक्यूएल क्वेरीज चलाकर बिजनेस क्वेश्चंस के आंसर निकाले जाते हैं, जैसे टोटल ऑर्डर कितने हैं, टोटल सेल्स कितनी हुई, टोटल सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हैं, किस सिटी में सबसे ज्यादा सेल्स हुई है, मंथली सेल्स कैसी रही, हाईएस्ट प्रॉफिट इस प्रोडक्ट ने क्या दिया, पेमेंट मोड कौन सा सबसे ज्यादा यूज हुआ है, कैंसिलेशन ऑर्डर कितने हैं। यही एसक्यूएल की सबसे बड़ी ताकत है कि लाखों रिकॉर्ड से भी कुछ सेकंड्स में आंसर मिल जाते हैं। स्टेप 9 पावर बीआई डैशबोर्ड। अब अंतिम चरण आता है जिसमें पावर बीआई डैशबोर्ड होता है। सबसे पहले एसक्यूएल टेबल को पावर बीआई में इंपोर्ट किया जाता है। उसके बाद डेक्स मेजर बनाए जाते हैं, जैसे टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। फिर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाया जाता है जिसमें केपीआईज कार्ड, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट और स्लाइसर्स,
का उपयोग किया जाता है। इस डैशबोर्ड की मदद से मैनेजमेंट एक ही स्क्रीन पर पूरे बिजनेस की परफॉर्मेंस देख सकती है। डैशबोर्ड बनने के बाद हमें बिजनेस इनसाइट्स मिलते हैं, जैसे सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन सा प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है, कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा सेल्स हो रही है, कौन सा पेमेंट मेथड सबसे ज्यादा पॉपुलर है, किस मंथ में सेल्स पीक पर हो रही है, कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है। यही इनसाइट्स बिजनेस डिसीजन लेने में मदद करती है। अगर पूरे प्रोजेक्ट को एक लाइन में समझें तो वर्कफ्लो कुछ इस प्रकार है। डर्टी एक्सेल डेटा से पाइथन में इंपोर्ट, फिर डेटा क्लीनिंग, उसके बाद फीचर इंजीनियरिंग, फिर क्लीन डेटा एक्सपोर्ट, उसके बाद MySQL डेटाबेस, फिर SQL एनालिसिस और अंत में पावर बीआई डैशबोर्ड। यही कंप्लीट एंड टू एंड एनालिसिस पाइपलाइन है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको इंडस्ट्रीज की कई सारी स्किल्स सीखने को मिलती है, जिसमें एक्सेल, पाइथन, पांडास, नंपाई, डेटा क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग, SQL, MySQL, पावर बीआई, डेक्स, डैशबोर्ड डिजाइन और बिजनेस इनसाइट्स। अगर कोई स्टूडेंट इस पूरे प्रोजेक्ट को खुद कंप्लीट कर लेता है तो वो एक रियल डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट का अनुभव प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में हमने देखा कि एक साधारण डर्टी एक्सेल फाइल को लेकर पूरी तरह से क्लीन किया जाता है, फिर डेटाबेस, फिर SQL डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, SQL से एनालिसिस किया जाता है और अंत में पावर बीआई डैशबोर्ड बनाया जाता है। यही वर्कफ्लो आज अधिकांश कंपनियों में डेटा एनालिस्ट फॉलो करते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट को खुद प्रैक्टिस कर लेते हैं तो केवल आप टूल ही नहीं बल्कि कंप्लीट एंड टू एंड डेटा एनालिसिस वर्कफ्लो भी समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकल पार्ट। अब दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने लिया हुआ है ई कॉमर्स की एक कंप्लीट फाइल। तो चलिए मैं आपको फाइल दिखा देता हूं और फिर मैं आपको सारे स्टेप समझाऊंगा। तो ये देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, ये है एक एक्सेल फाइल जो एक अनक्लीन फॉर्मेट में है। इसमें काफी सारी मिस्टेक्स आपको दिखाई दे रही होंगी। अब इन मिस्टेक्स को हमें ठीक करना होगा और जब हम इन मिस्टेक्स को ठीक करके अपना काम शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक एनालिसिस प्रोजेक्ट कैसे सीख पाएंगे। तो इसे हमें ठीक करना है यूजिंग द पांडास, यूजिंग द पाइथन। आपको पता है, क्योंकि स्ट्रक्चर की पहली बात हमने यही की थी कि इस फाइल को हम पाइथन से क्लीन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस फाइल को पाइथन के अंदर लोड करना है, लेकिन उसके पहले हमें पाइथन को ओपन करना पड़ेगा। तो यहां पर हम पाइथन का जुपिटर नोटबुक यूज करेंगे और जिससे हम इस फाइल को प्रॉपर तरीके से क्लीन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर हम इस फोल्डर के अंदर गए जहां पर ये फाइल्स पड़ी हुई हैं और मैंने क्लीनिंग के सारे स्टेप्स आपको दे दिए हैं। ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहां पर क्लिक करते हैं और यहां CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट लिख देते हैं। उसके बाद नाउ यहां पर हम लिखेंगे जुपिटर नोटबुक और जैसे ही हमने जुपिटर नोटबुक लिखा, हमारा जो जुपिटर नोटबुक है वो ओपन हो जाएगा इस लोकेशन से। नाउ दोस्तों, अब यहां पर करना क्या है, आप लोगों को न्यू पे क्लिक करना है, पाइथन 3 पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप लोगों का पाइथन जो है ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आप लोगों को सिंपल पहले एक काम करना है, क्योंकि इस काम को करने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए हमें कई सारी लाइब्रेरीज की जरूरत है जो कि हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी होगी। और ये लाइब्रेरीज हैं पांडास, नमपाई, ओपन पीवाई एक्सेल, SQL अकेडमी, पीवाई, MySQL। ये सारी की सारी लाइब्रेरीज आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी पड़ेगी और इसके लिए आप लोगों को ये लाइन लिख लेनी है और जैसे ही आप अपने फर्स्ट कोड के अंदर ये वाली लाइन लिख लें, उसके बाद इसे रन कर लीजिएगा शिफ्ट एंटर के साथ। जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मुझे यहां पर इस तरह का मैसेज मिल रहा है। आप लोग की अगर इंस्टॉल नहीं होगी तो ये प्रॉपर उस जगह पर इंस्टॉल हो जाएगी और फिर आप अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। लाइब्रेरी इंपोर्ट्स करनी है और कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज PD और दूसरी लाइब्रेरी हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट numpy as np। तो ये दोनों लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी है सबसे पहले, उसके बाद आप इसे रन कर दीजिए शिफ्ट एंटर के साथ। तो ये रन कर दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 के अंदर अब आपको डेटा लोड करना है जो कि आपका एक्सेल का था। तो चलिए अब एक्सेल का डेटा लोड करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक डेटा फ्रेम नाम का वेरिएबल और उसके अंदर पांडास का जो फंक्शन है वो आपको चलाना होगा। पांडास का फंक्शन रीड एक्सेल फाइल, क्योंकि ये जो फाइल अभी आपके पास आ रही है ये एक एक्सेल फाइल है, ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं।
तो ये कैसे पता चलेगा कि ये फाइल जो आप लोगों के पास है ये एक एक्सेल फाइल है? तो आप देखें यहां पर इसका टाइप दिखा रहा है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। अगर यहां पर इसका फाइल का टाइप माइक्रोसॉफ्ट कॉमन सेपरेटेड वैल्यू आ रही होती तो भाई ये CSV फाइल होती। अभी फिलहाल ये एक्सेल फाइल है, इसलिए इसका एक्सटेंशन भी अगर आप चेक करें तो XLXX आ रहा है, लेकिन अगर ये CSV फाइल होती तो इसका एक्सटेंशन CSV आता। अब सवाल ये उठता है कि जब आपके पास एक्सेल फाइल होगी तो आपको क्या लिखना है? तो एक्सेल फाइल के केस में आपको यही लिखना है, रीड एक्सेल, और अगर CSV फाइल होगी तो यहां पर बस एक्सेल की जगह CSV लिख दीजिएगा, दैट्स इट। तो फिलहाल अभी आपके पास एक्सेल फाइल है, इसलिए आपने एक्सेल यहां पे लिख दिया है, और अब उस एक्सेल फाइल का नाम आप लोगों को यहां से उठाना है, और इस फाइल का प्रॉपर नेम मैंने यहां से कॉपी कर लिया है और अब इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। और याद रखिएगा ये जो नाम आप पेस्ट कर रहे हैं इसको आप सिंगल कोट या डबल कोट में पेस्ट कर सकते हैं। सिंगल कोट के अंदर डाल दिया है और अब आपका डेटा फ्रेम आ चुका है आपके पास। तो लीजिए डेटा फ्रेम लोड हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को करना है, यहां पर 5 रिकॉर्ड्स को देखना है, क्योंकि आपने डेटा फ्रेम लोड कर दिया है तो भाई अब आपको 5 डेटा देख लेने चाहिए। तो इसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे? बड़ा सिंपल है, यहां पे लिखिए df.head, और यहां पर जैसे ही आप इस फंक्शन को चलाएंगे, यानी डेटा फ्रेम पर ये वाला फंक्शन जैसे ही रन करेंगे, हेड फंक्शन, और इसे रन करेंगे शिफ्ट एंटर के साथ, तो आप देखें आपके स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे। ये रहे आपके 5 रिकॉर्ड्स का डेटा, बट एक्चुअल में डेटा पूरा लोड हुआ है। अब दोस्तों अगर आप अपने डेटा की इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए आप लोगों को क्या लिखना है? df.info। जैसे इसे रन करेंगे तो आपके डेटा फ्रेम, इसका मतलब आपके डेटा फ्रेम में कौन कौन से कॉलम्स टेक्स्ट वाले हैं, कौन कौन से कॉलम आपके न्यूमेरिक वाले हैं, ये आपको पता चल जाएगा। अगर आपके कॉलम का टाइप ऑब्जेक्ट है तो इट मींस ये टेक्सचुअल कॉलम है, लेकिन अगर आपके कॉलम का टाइप फ्लोट या इंट है, ये आपके न्यूमेरिक कॉलम्स हैं। तो फिलहाल यहां पे देख सकते हैं कि फ्लोट है, इट मींस फोन नंबर वाला कॉलम आपका एक न्यूमेरिक कॉलम है, क्वांटिटी वाला कॉलम एक न्यूमेरिक कॉलम है, यूनिट प्राइस भी एक न्यूमेरिक कॉलम है। और अब देखिए दोस्तों यहां पर दिक्कत क्या आ रही है? डिस्काउंट वाला कॉलम आप देखिए ध्यान से तो आपको दिख रहा है कि यहां पर डिस्काउंट वाला कॉलम आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, बट ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग नहीं समझ पा रहे? तो यही आपको दिक्कत दिख रही है और ये दिक्कत आपको ठीक करनी पड़ेगी। और आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं यहां पर कि आप देखिए टोटल जो रिकॉर्ड है वो 500 लाइन का आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं कहीं जो रिकॉर्ड है वो 478, 437, 452, 435, 480 ऐसा दिख रहा है। इट मींस कुछ रिकॉर्ड ऐसा भी है इसके अंदर जो खाली है, इट मींस बहुत सारे नंबर्स आपको प्रोवाइडेड नहीं है। अब दोस्तों आपके डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी आपको करना आना चाहिए। तो चलिए स्टैटिस्टिकल, इसके लिए आपको लिखना है df.describe, और जैसे ही आप डिस्क्राइब लिखकर इसे रन करते हैं तो डेटा फ्रेम जो आपका है उसका डिस्क्राइब नाम का एट्रीब्यूट आपने रन कर दिया, और जैसे ही आप रन करते हैं तो ये जितने भी न्यूमेरिक कॉलम इसके पास होते हैं उनका काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये सब आपको बता देता है। तो फोन नंबर वाला कॉलम आप देख रहे हैं, उसके अलावा क्वांटिटी वाला कॉलम, यूनिट प्राइस वाला कॉलम, हर कॉलम के बारे में ये आपको जानकारी दे रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, और ये है डेटा शेप। इट मींस आपको डेटा का शेप भी पता लगाना चाहिए। तो df.shape लिखिए और रन कर दीजिए। अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि आपका ओवरऑल डेटा कितनी लाइन का है। इट मींस आपके 500 रोज का डेटा है और 15 कॉलम्स हैं इसमें। समझ गए आप लोग? नाउ दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हम ये पता लगाएंगे कि हमारे डेटाज में मिसिंग वैल्यूज कितनी हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे डेटा फ्रेम, और यहां पर डेटा फ्रेम का इस नल फंक्शन हमें लगाना पड़ेगा। और अगर आप इसका हर कॉलम का नल वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो यहां पर डॉट सम जरूर लिखेगा, तभी आपको हर कॉलम की नल वैल्यूज टोटल में दिखाई देगी। और जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलम में कितनी नल वैल्यूज हैं। तो आप देखिए फोन नंबर में 22 नल वैल्यूज हैं, क्वांटिटी में 63 नल वैल्यूज हैं, यूनिट प्राइस में 48 नल वैल्यूज हैं, डिस्काउंट में 65 नल वैल्यूज हैं। आप देख रहे हैं, तो ये सारी नल वैल्यूज आप लोग को यहां पे गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पता लगाते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम में कितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या लिखना होगा? df.duplicated फंक्शन और डॉट लगाकर सम लिखिएगा, ब्रैकेट
सम फंक्शन लगा दीजिएगा। जैसे ही आप ये सम करेंगे और ऑटोमेटिकली एंटर प्रेस करने पर आपको पता चल जाएगा कि आपके डेटा में रिकॉर्ड डुप्लीकेट कितने हैं। वैसे तो इस डेटा सेट में कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है, तो हाँ, ये बात तो कंफर्म है कि इस डेटा सेट में डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा अमेजिंग बनाते हैं, आपके डेटा सेट में कुछ डुप्लीकेट डाल देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों यहां पर आप देखिए, ये रहा हमारा डेटा ओरिजिनली। मैंने इसे कुछ लाइन ऊपर से कॉपी कर ली और यहां पर लास्ट में गया, यहां पर कुछ लाइन यहां पर पेस्ट कर दी, ठीक है। और अब मैं इस फाइल को कर देता हूं सेव, कंट्रोल एस से। नाउ क्लोज करते हैं इस फाइल को। और अब अगर आप चाहते हैं कि ये डुप्लीकेट को पकड़ ले, तो चलिए आप देखते हैं। अब इस फाइल को आप चाहते हैं इसमें डुप्लीकेट पता चल जाए, तो इसके लिए आप लोग को पूरा कुछ भी नहीं करना, सिंपल रन पे क्लिक करिए और अपना सारा का सारा प्रोग्राम फिर से चला दीजिए, रन ऑल सेल्स। जैसे ही आप रन ऑल सेल्स करेंगे तो नाउ फाइनली अब आप चेक करें, आपके डेटा सेट में 11 डुप्लीकेट डेटा आ चुके हैं, है ना, अमेजिंग। तो फाइनली आपको पता चल गया कि आपके डेटा सेट में डुप्लीकेट डेटा भी इन्वॉल्व है, और अगर आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर आप डुप्लीकेट को हटाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए df.drop duplicate नाम का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और आपको इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू भी लिखना है। इन प्लेस ट्रू लिखने का पर्पस सिंपल सा ये है कि आप चाहते हैं कि आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम साफ सुथरा हो जाए, जो ऊपर से चला हुआ आ रहा था वो चेंज नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ओरिजिनल डेटा फ्रेम किसी भी मोमेंट पर, किसी भी स्टेज पर डुप्लीकेट डेटा से भरा हुआ ना हो। इस क्वेरी की मदद से आपका ओरिजिनल डेटा अपने आप ही सही हो जाएगा। और जैसे ही आप इसे रन करते हैं, नाउ दोस्तों अब देखिए आपका डेटा फ्रेम में से डुप्लीकेट रिमूव हो चुका है। नाउ फाइनली अगर आप ये वाली क्वेरी दोबारा चलाते हैं यहां पर, तो आप देखेंगे कि आपका डेटा फ्रेम में अब कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे के सारे इनवैलिड वैल्यूज को हम रिप्लेस करेंगे ब्लैंक से। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास ब्लैंक डेटा अवेलेबल है। अगर हम लोग सबको एक फेस पर लाना चाहते हैं ताकि हम ब्लैंक सेल्स को एक साथ हैंडल कर सकें, तो इसके लिए हम लोगों को जितनी भी एरर्स हैं उसे रिप्लेस करके ब्लैंक से ठीक करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा, बड़ा सिंपल सा फंडा है। एक बार डेटा फ्रेम को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस डेटा फ्रेम में बहुत सारे ब्लैंक सेल्स हैं, लेकिन एक और प्रॉब्लम इस डेटा फ्रेम में है, वो ये है कि इस डेटा फ्रेम में, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कई सेल्स में इसमें Na लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। तो ये देखिए कई सेल्स में इसमें Na लिखा हुआ है, लेकिन कई सेल्स ऐसे भी हैं जिसमें नल लिखा हुआ है। तो आई थिंक सो कि आप लोगों को जहां पर नल और Na दिखाई दे रहा है उसे रिप्लेस करके ब्लैंक कर दें, ताकि हम सबको एक साथ हैंडल कर पाएं। क्योंकि अगर आपको नल और Na एक साथ मिल जाएगा तो भाई उन्हें आप ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आपका मेन काम क्या है, नल, Na और ब्लैंक तीनों को एक लेवल पर ले आएं। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग को यहां पे लिखना होगा डेटा फ्रेम का एक फंक्शन जिसका नाम है रिप्लेस। और रिप्लेस फंक्शन में हम बताएंगे कि हमारी कौन कौन सी वैल्यूज हमें ठीक करनी है। तो यहां पर हम सबसे पहली वैल्यूज बता देंगे कि हमें Na लिखी हुई वैल्यूज, कॉमा नल लिखी हुई वैल्यूज और ब्लैंक वैल्यूज, जितनी भी ब्लैंक वैल्यूज हैं उन सभी को क्या करना है, इन सभी को एक फेस पर लेकर आना है। कॉमा प्रेस करेंगे तो इन्हें रिप्लेस करना है numpy के एक फंक्शन nan यानी ब्लैंक से। और ये काम हमने अपने ओरिजिनल डेटा में करना है, इसलिए हम लोग यहां पर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखना नहीं भूलते। now दोस्तों अब अगर आप अपना डेटा फ्रेम चेक करें तो इसके अंदर अब आपको सभी जगह पर सिर्फ nan दिखेगा, कहीं पर भी आपको Na या नल नहीं दिखाई देगा। तो नाउ दोस्तों अब हमें रिमूव करना है एक्स्ट्रा स्पेसेस अपने डेटा के अंदर से। तो ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग डेटा फ्रेम नाम का एक नया वेरिएबल बनाएंगे और हम इसके अंदर डेटा फ्रेम का एक फंक्शन अप्लाई करेंगे जिसका नाम है अप्लाई। अब ये जो अप्लाई फंक्शन है ये आपके डेटा के अंदर जितने भी फालतू के स्पेसेस हैं उन्हें ठीक करता है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लैम्डा फंक्शन आपसे पूछता है कि आपके डेटा फ्रेम के अंदर जो सेल्स हैं, बेसिकली लैम्डा फंक्शन यूज करने का पर्पस ये है कि आप अपने डेटा फ्रेम में ये नहीं बता रहे कि भैया वो नाम कौन सा है जिसमें से ये ठीक करना है, क्योंकि आपको वो नाम पता ही नहीं है। तो आप यहां पर एक सिंपल सा काम करेंगे। लैम्डा कहता है कि आप अपना खुद का फंक्शन क्रिएट कर लें,
बट सबसे पहले अगर आप लैम्डा में खुद का फंक्शन बनाना चाहते हैं तो उसे सबसे पहले आपको अपने वेरिएबल का नाम बताना पड़ेगा। तो यहां पर तो अभी आपके पास वेरिएबल का नाम पता ही नहीं है कि आप किस डेटा को रिप्लेस करने वाले हैं, किसमें से ब्लैंक रिमूव करने वाले हैं। आप चाहते हैं कि आपके हर कॉलम में से, चाहे वो आपका ऑर्डर आईडी हो, चाहे वो आपका ईमेल हो, चाहे वो आपका स्टेट हो, चाहे वो आपका यूनिट प्राइस हो, चाहे कैटेगरीज हो, हर जगह जहां पर भी स्पेस हो वो सारे के सारे स्पेसेस हट जाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो भाई लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और लैम्डा फंक्शन से आप इन सभी वेरिएबल्स को मान लेते हैं कि हमारे पास अगर एक्स डेटा है, ठीक है, एक्स डेटा इट मींस जयपुर हो सकता है, एक्स डेटा हो सकता है, एक्स डेटा माउस हो सकता है एक्स डेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, यानी कुछ भी, या हो सकता है एक्स डेटा एक मेल आईडी हो है, या हो सकता है एक्स डेटा एक फोन नंबर हो, या कुछ भी आपका एक्स डेटा हो सकता है एक्स वाई जेड। तो वो जो एक्स डेटा है, आपने बोल दिया कि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है एक्स, ठीक है। अब उस एक्स के साथ मैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं ये मैं बताऊंगा। तो मैंने बोला एक्स के ऊपर मैं स्ट्रिंग क्लास के फंक्शन चलाना चाहता हूं। अब स्ट्रिंग क्लास जैसे ही आप लिखते हैं, यानी str जैसे ही आप लिखते हैं, तो उसके सारे फंक्शंस आपको यहां पे मिल जाते हैं। सारे फंक्शंस आपको मिल जाते हैं, उसमें से एक फंक्शन होता है आपका दैट इज स्ट्रिप। और स्ट्रिप फंक्शन ये काम बखूबी कर सकता है। स्ट्रिप फंक्शन सिंपल काम करता है। अगर उसे नहीं बताया जाएगा कि उसके अंदर क्या हटाना है, तो वो ऑटोमेटिकली सारे डेटा से स्पेसेस को हटा सकता है। इट मींस आपने बोला एक्स डॉट स्ट्रिंग क्लास का स्ट्रिप फंक्शन आप यूज करिए, और स्ट्रिप फंक्शन एक तरह से डेटा में से एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने का काम करेगा। लेकिन अब दोस्तों ये जो डेटा है, ये जो लैम्डा फंक्शन है, मुझे अप्लाई करना है अपने पूरे डेटा फ्रेम पे। ये बात मैंने पहले ही बता दी है कि डेटा फ्रेम में हर सेल में आप इसे अप्लाई करो, और हर वेरिएबल को जो भी उसमें दिए हुए हैं जिसमें उसको एक्स्ट्रा स्पेसेस मिलते हैं, वहां उसको एक्स मान लो। हर वेरिएबल को एक्स मानो और एक्स वेरिएबल के ऊपर स्ट्रिंग क्लास का स्ट्रिप फंक्शन चला दो। दैट्स इट। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आप ये स्ट्रिप फंक्शन चला तो रहे हो, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना। इफ अगर x का जो डेटा टाइप है, ध्यान से, अगर x का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट मिलता है तो ही ऐसा काम करना, अदरवाइज मत करना। मेरी बात समझ गए? तो स्ट्रिप फंक्शन आपको तभी चलाना है जब आपको x का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट मिलता है। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट पर ऐसा क्यों करना है? भाई सीधी सी बात है यार, स्पेसिस का जो रूल है, जो फंडा है, सारा का सारा टेक्सुअल कॉलम में होता है। जो स्पेसेस है वो आपके न्यूमेरिक कॉलम को कभी खराब नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं कैसे, तो चलिए आपको देखना है तो लीजिए फॉर एग्जांपल कि यहां पर मैंने एक नंबर लिखा और इसमें मैंने स्पेस लगा दिया, तो देखिए होगा क्या। अगर मैं इसमें 2-3 स्पेस भी लगा दूंगा और एंटर प्रेस करता हूं, तो देखिए क्या हुआ, स्पेस गायब हो गया ना। लेकिन अगर मैं ऐसा टेक्स्ट के साथ करता हूं, तो अब देखिए टेक्स्ट के पीछे अगर मैं स्पेस लगाता हूं तो वो स्पेस रह जाता है। बात समझिए मेरी, टेक्स्ट के पीछे स्पेस लगाता हूं तो वो स्पेस रहता है, लेकिन ऐसा मैं नंबर के साथ अगर करता हूं तो नहीं होता। भाई नंबर में कोई भी स्पेसेस आप लगा दें तो वो अपने आप ही गायब करता है और अपने आप ही एडजस्ट कर लेता है उसे। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला था जितना भी आपका एक्स डेटा है, अगर उसका टाइप अगर ऑब्जेक्ट है, इट मींस उसका टाइप एक टेक्स्ट है, तो ही आप यहां पर क्या करें, स्ट्रिप लगाएं, यानी स्पेसेस को रिमूव करें। और अगर उसमें स्पेस नहीं है तो भाई क्या करें, ऐसी सिचुएशन में आपको सेम एक्स लिख कर दे देना है। तीन करनी है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको ट्रू वैल्यू दी गई है, सिंपल। आपको कहा गया है कि इफ आपका एक्स का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट यानी कि टेक्स्ट होता है तो आपको यह फंक्शन अप्लाई करना है, और अगर ऐसा नहीं होता तो भैया जो एक्स में लिखा है वही दे देना है। दैट्स इट। तो ये फंक्शन आपका इस तरह से काम करेगा, और आपके डेटा सेट में से जिस भी एक्स के अंदर, जिस भी वैल्यू के अंदर, यानी जयपुर हो, राजस्थान हो, माउस हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, जिस भी वैल्यू के अंदर अगर आपको मिलेगा कोई भी स्पेस, तो वो इस पर ये वाला लगा देगा, और अगर स्पेस नहीं मिलेगा तो एज इट इज एक्स की वैल्यू रिटर्न करके आपको दे देगा, और आपका एक नया डेटा फ्रेम तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं अपने पूरे टेक्स्ट फॉर्मेट को, जहां पर आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपने टेक्स्ट को प्रॉपर केस में, जिससे आपका सारा डेटा एक पेज पर हो जाए और आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। क्योंकि कई बार आपके डेटा में केस सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आ जाती है, तो भाई ऐसा ना हो कि केस सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आपके
एसक्यूएल में भी आ जाए और आपके पावर बीआई में भी आ जाए, तो भैया वहां नहीं आनी चाहिए। इसलिए हम यहीं पर सारी साफ सफाई कर लेते हैं ताकि हमें कल को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसके लिए हम लोग डेटा फ्रेम लेते हैं और यहां पर हम कस्टमर नेम वाला कॉलम ले लेते हैं। सबसे पहले इसको प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है और प्रॉपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्ट्रिंग क्लास का टाइटल नाम का फंक्शन यूज करना है और टाइटल नाम का फंक्शन सिंपल प्रॉपर केस का ही होता है। ठीक है, तो यहां पर प्रॉपर केस नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, टाइटल नाम का फंक्शन ही प्रॉपर केस होता है। ठीक है, और ऐसा आपको 3 कॉलम के साथ कर लेना है। तो नाउ फाइनली ये डन हो चुका है। अब इसे रन कर देते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में एक और बड़ी समस्या आप लोगों की यहां पर सॉल्व होगी, जिसमें आपको वैलिडेट करना है अपनी ईमेल आईडी को। भाई आपकी ईमेल आईडी हो सकता है गलत हो, जिसमें आप लोगों ने @ ना लगा रखा हो, तो है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको चेकिंग कर लेनी चाहिए अपनी ईमेल आईडी की। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसे कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए आप एक फिर से नया डेटा फ्रेम बनाएंगे और यहां पर बोलेंगे डेटा फ्रेम का आपका ईमेल वाला कॉलम। कौन सा फंक्शन लगाओ? स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग क्लास लगाओ और स्ट्रिंग का क्लास के अंदर भाई एक फंक्शन होता है जिसका नाम है कंटेन। अब कंटेन फंक्शन आपसे 2 पैरामीटर पूछेगा, बताओ कि क्या ढूंढ रहे हो उसके अंदर। मैंने बोला भाई मैं @ को ढूंढ रहा हूं और अगर @ है NA फॉल्स, तो दोस्तों इसका मतलब सिंपल है कि @ वाले डेटा को ही ट्रू मानो और चेक करो कि कितने डेटा में @ है, उसे एक वैलिड ईमेल आईडी मानो। और अगर आपको उसके अलावा कोई मेल आईडी दिखाई दे रही है जिसमें @ नहीं है तो उसे आप फॉल्स मानो। दैट्स इट। तो ये आपकी वैलिडिटी को चेक करेगा कि आपके डेटा में कितना डेटा ईमेल वाला ट्रू है और कितना डेटा ईमेल वाला फॉल्स है, बस ये चेक कर लेगा। एक और बड़ी समस्या, जहां पर आपका डेट कॉलम का टाइप सही नहीं आ रहा और अब आपके लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। तो अब आपको डेट कॉलम का भी टाइप सही करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, यहां पर डेटा फ्रेम में 2 डेट के कॉलम है। आपके पास एक ऑर्डर डेट का कॉलम है जिसपे आप पांडास का एक फंक्शन चलाएंगे जिसका नाम है टू डेट एंड टाइम। टू डेट एंड टाइम फंक्शन से आप अपने डेट वाले कॉलम को जिसमें ऑर्डर डेट है उसे डेट एंड टाइम में कन्वर्ट कर देंगे और एकदम सेम रख देंगे, मतलब सही कर देंगे डेट, उसे डेट एंड टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एकदम सही कर देंगे। अब दोस्तों यहां पर पॉइंट आता है कि अगर कोई डेट में नहीं है, डेट फॉर्मेट पे नहीं है, सभी डेटों को डेट फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर दो, डेट एंड टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। लेकिन अगर कोई डेट आपकी गलत है तो उसे नन मान लो, यानी उसे NAT नॉट अ डेट में कन्वर्ट कर दो। तो ये क्या करेगा, ये उसे ब्लैंक कर देगा या नॉट अ डेट उस पर लिख देगा NAT। ठीक है, तो यहां पर आपको शो हो जाएगा आपके डेटा के अंदर अगर कोई डेट फॉर्मेट पे नहीं होगी तो उसकी जगह पर वो NAT कर देगा। इसी तरह से आपके पास 2 कॉलम है, एक आपका ऑर्डर डेट और एक आपका डिलीवरी डेट। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, आपके कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरिक कॉलम्स को, उनमें अगर कोई गलती है। अब न्यूमेरिक कॉलम्स कौन से हैं आप जानते हैं। तो यहां पर हम पहले न्यूमेरिक कॉलम्स की एक लिस्ट बनाएंगे, कोल्स लिखेंगे और यहां पर उस लिस्ट को यहां पर प्रिपेयर कर लेंगे। अब जैसे ही आपने इन तीनों कॉलम को न्यूमेरिक कहा और उसके बाद आप इस पर काम करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे फॉर सी इन कोल्स। सारे के सारे न्यूमेरिकल कॉलम को आपने सी नाम के एक लूपिंग वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब जैसे ही आपने सी नाम के लूपिंग वेरिएबल में उसे स्टोर किया, आपने बोला कि जितने भी डेटाज हैं आपके सी के अंदर, उसके ऊपर आप एक काम करो, पांडास का एक फंक्शन चलाओ जिसका नाम है टू न्यूमेरिक, जिससे आपका सभी डेटा न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा काम हो। टू न्यूमेरिक नाम का जो फंक्शन है वो आपसे सिंपल पूछेगा कि बताओ आपका डेटा फ्रेम कौन सा है। तो हमने कहा हमारा जो डेटा फ्रेम है वो सी के अंदर स्टोर हो रखा है। अगर कोई डेटा नहीं मिलता तो आप उसकी जगह पर नन लिख देना, इसलिए हमने यहां पे लिख दिया क्वेड्स। नाउ फाइनली इट्स डन। इसका मतलब होगा कि आपका कॉलम नाम का पूरा वेरिएबल उठकर एक एक करके आपके सी नाम के लूपिंग वेरिएबल में जाएगा। अब आप सी नाम के लूपिंग वेरिएबल के ऊपर अंडास का एक फंक्शन चलाओगे जिससे सारा डेटा एक न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई डेटा न्यूमेरिक नहीं होगा तो वो उसे ब्लैंक यानी नन कर देगा और अगर न्यूमेरिक फॉर्मेट में नहीं पढ़ रहा होगा तो उसे न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा और ऐसा करने के बाद वो उसे डेटा फ्रेम में स्टोर कर देगा। नाउ इस तरीके से आपका न्यूमेरिक कॉलम ठीक हो जाएगा, चाहे वो क्वांटिटी का हो, चाहे वो यूनिट प्राइस का हो, चाहे वो डिस्काउंट का हो। एक ही बार में तीनों कॉलम सही हो जाएंगे। इसे रन करते हैं और ये वाला स्टेप भी आपका हो गया।
तो कई बार आपके डेटा सेट में ऐसी क्वांटिटीज आ जाती हैं जो कि नेगेटिव या जीरो हैं, तो आपको क्या करना है, उसे इनवैलिड मानना है। और अब आपको कभी भी क्वांटिटी जीरो नहीं मिल सकती और होनी भी नहीं चाहिए आपके डेटा सेट में क्वांटिटी जीरो, क्योंकि वो गलत डेटा है। तो आपको क्या करना है, आपको उसे रिमूव करना है। अगर क्वांटिटी जीरो है तो नहीं रखनी, नेगेटिव है तो हो ही नहीं सकता। तो भाई यहां पर आपको अपने डेटा फ्रेम को ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग डेटा फ्रेम इसे लेंगे और बोलेंगे कि भैया जो भी क्वांटिटी जीरो से ऊपर है वही हमारे को डेटा में रखनी है, बाकी सब डेटा फ्रेम से हटा दो। तो नाउ फाइनली अब आपका डेटा फ्रेम ऐसा आ गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी जीरो से ऊपर वाली है, लेकिन जीरो कोई भी क्वांटिटी है ही नहीं। एक तरीके से ये डेटा को फिल्टर कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आप करने वाले हैं अपनी मिसिंग वैल्यूज को फिल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें आप सारी की सारी खाली सेल्स को ठीक करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक कॉलम लेंगे जिसका नाम है डिस्काउंट। अब अगर आपका डिस्काउंट कॉलम खाली है तो आप क्या करेंगे भाई, उसके अंदर जितने भी खाली सेल्स हैं उसे जीरो से रिप्लेस कर दो। दैट्स वेरी सिंपल, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, अगर डिस्काउंट नहीं है तो हम मानेंगे कि डिस्काउंट जीरो है। दैट्स इट। तो हमने यहां पर इन प्लेस ट्रू लिखना बहुत जरूरी है, ये बात मैं शुरू से बता रहा हूं आप लोगों को। उसके बाद आपको दूसरा कॉलम लेना है आपका फोन नंबर का कॉलम, जिसमें अगर आपको NA मिलता है तो आप उसे फिल करेंगे अननोन से, क्योंकि किसका फोन नंबर आपको नहीं पता तो आपको उस जगह पर आपको अननोन लिख देना चाहिए। और यहां पे इन प्लेस ट्रू, ये बात तो मैं पहले से ही बताता आ रहा हूं कि आप ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ये सब चाहते हैं, इसलिए आप इन प्लेस ट्रू लिख रहे हैं। और तीसरा जो एरर है वो है डिलीवरी डेट का। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अगर आपकी डिलीवरी डेट नहीं मेंशन है और वो ब्लैंक मिलती है आपको, तो क्या करेंगे। अगर आपकी डिलीवरी डेट आपको ब्लैंक मिलती है तो वहां पर जितने भी NA होंगे उन सेल्स को आप चाहेंगे आपकी ऑर्डर डेट से आप रिप्लेस कर दें। भाई जब आपने नहीं बताया कि डिलीवरी किस दिन हुई, तो जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन डिलीवरी हुई, ये हम मान लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करना ना भूलिएगा। अब दोस्तों डेटा सेट के अंदर बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, तो आप एक काम करें, तो पांडास के वर्जन्स में चेंज हो चुका है और पांडास के वर्जन में अब पुराने तरीके से आप नहीं काम कर सकते। तो यहां पर आप लोगों को सिंपली इस लाइन को रिप्लेस करके कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों शुरू हो रही है यहां पर फीचर इंजीनियरिंग, जिसमें आप अपने डेटा के अंदर टोटल सेल्स का कॉलम क्रिएट करेंगे। तो ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को डेटा फ्रेम के अंदर एक कॉलम क्रिएट करना है जिसका नाम है सेल्स, और ये कॉलम आपको बनाना पड़ेगा यूजिंग द कॉलम डेटा फ्रेम का क्वांटिटी, और उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे डेटा फ्रेम के यूनिट प्राइस वाले कॉलम से। नाउ जैसे ही आप इसे रन करेंगे, अब आपके डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। डेटा फ्रेम देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये देखिए आपके डेटा फ्रेम में एक सेल्स का एक कॉलम क्रिएट हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका नेट अमाउंट। अगर आपको नेट अमाउंट अपने डेटा सेट के अंदर क्रिएट करना है तो वो कैसे होगा, इसके लिए आप लोगों को डेटा फ्रेम के अंदर एक नया कॉलम जनरेट करना है जिसका नाम है नेट अमाउंट। इसके लिए जो कैलकुलेशन आप यूज करेंगे वो सेल्स कॉलम से करेंगे। तो सेल्स कॉलम आपका डेटा फ्रेम में आ चुका है, उसमें से आपको माइनस करना है डिस्काउंट को, और डिस्काउंट सेल्स के ऊपर परसेंटेज से निकलेगी। क्योंकि आपको डिस्काउंट का परसेंटेज गिवन है, आप देख सकते हैं डिस्काउंट परसेंटेज में आपको यहां पर डेटा में गिवन है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे डेटा फ्रेम और सेल्स नाम का कॉलम ले लेंगे और उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे DF का डिस्काउंट कॉलम, डेटा फ्रेम का डिस्काउंट कॉलम, और डिवाइड बाय 100 करना ना भूलिएगा क्योंकि ये पॉइंट्स में होता है। तो डिस्काउंट 20 लिखा हुआ है, इट मींस 20% है, तो यहां पर डिवाइड बाय 100 आपको करना पड़ेगा ताकि नेट अमाउंट प्रॉपर तरीके से निकले। तो नाउ इसे रन करते हैं। रन करने के बाद आप डेटा फ्रेम फिर से चेक करें, तो अब आप चेक कर सकते हैं कि डेटा फ्रेम में 17 कॉलम्स हो चुके हैं। अब इसमें आप चेक कर सकते हैं डिस्काउंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इस डेटा में से 20% माइनस करने के बाद आपके जो फाइनल वैल्यू बच रही है वो ये बच रही है, आप देख सकते हैं। तो यही आपका डिस्काउंट आ रहा है। लेट्स सी, तो इट मींस ये सही वर्क कर रहा है। अब दोस्तों प्रॉफिट के लिए बोला गया है कि आपको 20% प्रॉफिट रखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम और क्रिएट करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट, जो कि नेट अमाउंट का 20% है। तो यहां पर आप लोग डेटा फ्रेम के ऊपर जो नेट अमाउंट का कॉलम बना चुके हैं उसे लेंगे और उसके ऊपर 20% लगा देंगे। तो इसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 से। दैट्स इट। तो डेटा फ्रेम में अब एक नया कॉलम और बन गया है, आप चेक कर सकते हैं 18 कॉलम हो चुके हैं और यहां पर प्रॉफिट भी आ गया है। नाउ दोस्तों आपके डेटा के अंदर ऑर्डर मंथ वाला कॉलम आप क्रिएट कर रहे हैं
और अब ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपने मंथ नाम का कॉलम क्रिएट किया, उसको क्रिएट करने के लिए आपने ऑर्डर डेट का इस्तेमाल किया, तो ऑर्डर डेट वाला कॉलम आप ले लीजिए यहां पर। और इसको अगर आपको मंथ देखना है, इस ऑर्डर डेट में से मंथ आपको निकालना है, तो यहां पर डेट का मंथ नाम का फंक्शन आपको चलाना पड़ेगा। तो मंथ नेम नाम का फंक्शन आपने चला दिया, जैसे आपने इसे रन किया तो अब आपके पास एक नया कॉलम बनकर आ जाएगा। अब अगर आप डेटा फ्रेम को चेक करें तो अब आपके पास 19 कॉलम है और 19 कॉलम में एक कॉलम अब आपका मंथ का आ चुका है। दोस्तों अगर आपको ऑर्डर ईयर जानना है कि कौन सी ईयर में आपने ऑर्डर किया था, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहां पे डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे जिसका नाम है ईयर। और ईयर कॉलम बनाने के लिए आप लोग को इस्तेमाल करना है ऑर्डर डेट का, और dt का ईयर नाम का फंक्शन आप चला देंगे। जैसे ही आप रन करेंगे अब आपके डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम और बन चुका है जो कि है आपका ईयर का, चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है कौन से हफ्ते का ऑर्डर है, ये आपको वीक डे भी निकालना है आपके डेटा सेट के अंदर, तो यहां पर वीक डे का भी एक कॉलम क्रिएट कर लेंगे और उसे क्रिएट करने के लिए भी आपको ऑर्डर डेट का कॉलम ही पिकअप करना है। और इस पर dt डॉट डे नेम नाम का फंक्शन आप चलाएंगे, डे नेम नाम का फंक्शन आप चलाएंगे। तो जैसे ही आप ये रन करते हैं नाउ अब आपके डेटा सेट के अंदर 21 कॉलम हो चुके हैं और आप देखिए यहां पर हफ्ते का कौन सा दिन है ये आपको पता चल रहा है। नाउ अब दोस्तों आपका फाइनल डेटा सेट रेडी हो चुका है। अब सारे के सारे क्लीनिंग, सारे के सारे फीचर इंजीनियरिंग स्टेप सब कर दिए हमने। अब एक बार डेटा फ्रेम को फाइनली चेक कर लिया जाए तो कैसा है डेटा, चेक करते हैं। तो डीएफ इन्फो एक बार फिर से चेक करते हैं, क्या है डीएफ इन्फो। तो आप देखिए डेटा फ्रेम में इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है जो कि अब प्रॉपर तरीके से आ रही है। डेटा फ्रेम में कोई नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये भी हमें देखना है, तो हम यहां पे इज नल लिखेंगे। तो इसको रन करने के बाद आप देख सकते हैं आपके डेटा सेट में कई सारी नल वैल्यूज अभी आपको दिखाई दे रही हैं। तो इसे हम प्रॉपर तरीके से क्लीन कर सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसे हम पावर बीआई में भी क्लीन कर सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा विजिबल वहां होगा और नल वैल्यूज ही हैं और कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों एक और चीज आप चेक कर ले अपने डेटा के अंदर, डिस्क्राइब। तो डेटा का डिस्क्राइब देख लीजिए। अब आपके पास कितने न्यूमेरिक कॉलम्स हैं, उन सभी न्यूमेरिक कॉलम्स में आपकी मीन वैल्यू, काउंट, आपका टोटल डेटा कितना है, डिस्काउंट वैल्यू कितनी है, यूनिट प्राइस क्या है, डिलीवरी डेट क्या है, और सब कुछ आप देख पा रहे हैं आपके डेटा सेट के अंदर। नाउ दोस्तों अब आप इसे एक्सपोर्ट किस में करने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों एक्सपोर्ट इसे एक्सेल में करें या आप इसे सीएसवी में करें। बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसे सीएसवी में कन्वर्ट करें क्योंकि सीएसवी से जो कनेक्शंस हैं वो प्रॉपरली हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस फाइल को एक्सपोर्ट करें और सीएसवी में। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, तो ये जो क्लीन फाइल है अब ये सीएसवी फॉर्मेट में आ जाएगी आपके पास, जिसमें फाइल का नाम आप क्लीन ई कॉमर्स सीएसवी रख सकते हैं। तो फाइल का नाम आपने रख दिया है, कॉमा लगाते हैं, और इंडेक्स आपको नहीं चाहिए क्योंकि पाइथन खुद से इंडेक्सिंग कर देता है, इसलिए हमें इंडेक्सिंग को हटा देना है उस फाइल से। तो यहां पर हम फॉल्स लिख देते हैं, इंडेक्सिंग नहीं आनी चाहिए पाइथन के द्वारा। बस अब इसे रन करना है और जैसे ही मैंने इसे रन किया, नाउ अब एक बार उस फोल्डर में चलते हैं और ये देखिए दोस्तों इस फोल्डर में अब आपके पास एक फाइल आ चुकी है जिसका नाम है cleanecommerce.csv। नाउ फाइनली इस फाइल को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये रही वो फाइल जो आप लोगों को साफ सुथरी क्लीन करके मिल चुकी है। अब आप इसे प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं कि देखिए डेटा सेट के अंदर आपको एक क्लीन फाइल आपको दिखाई दे रही है और आपके डेटा फ्रेम में ये फाइल अब आप क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल में इंपोर्ट करने वाले हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंपोर्ट डेटा इनटू MySQL, यानी ये सारा डेटा हम चाहते हैं अब MySQL में इंपोर्ट हो जाए। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी जो कि SQL Academy के अंदर दी हुई है। तो इसके लिए आप लोग को लिखना है फ्रॉम SQL और इंपोर्ट करना है एक इंजन जो कि कनेक्शन क्रिएट करेगा आपका पाइथन और SQL के बीच में। तो यहां पे लिखते हैं क्रिएट इंजन। अब हम एक इंजन क्रिएट करने वाले हैं और इस इंजन में एक फंक्शन रन करेंगे और उस फंक्शन के अंदर हम अपने सर्वर का नाम डालेंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। यहां पर हमें एक इंजन नाम का वेरिएबल बनाना होगा और अब हम इस वेरिएबल के अंदर क्रिएट करेंगे एक इंजन नाम का फंक्शन, यूज करेंगे क्रिएट इंजन नाम का फंक्शन और उसके अंदर हम अपना MySQL का पूरा कनेक्शन लिख देंगे। तो MySQL हमने लिखा, कोलन लगाओ, डबल स्लैश जो आपके यूजर का नाम है, तो यूजर नेम हमारे सिस्टम का रूट है तो यूजर नेम आप डाल दो और आपका पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड है 1 2 3
456 मेरे सिस्टम का, बट आपका जो भी पासवर्ड है MySQL का वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद लगाइए @ और लिखिए लोकल होस्ट, क्योंकि कनेक्शन एडमिन के साथ बिठाना है और आपको यहाँ पर ई-कॉमर्स, बस इसे रन करते हैं। नाउ दोस्तों एसक्यूएल का कनेक्शन तो स्टेब्लिश हो चुका है। अब हम अपना डेटा फ्रेम एक्सपोर्ट करने वाले हैं MySQL में। तो पहले हमें यहाँ पे डेटा फ्रेम का एक फंक्शन रन करना होगा जिसे बोलते हैं toSQL, और यहाँ पर हमें कुछ चीजें लिखनी होगी कि हमारे टेबल का नाम क्या होने वाला है। उस डेटा के अंदर हमारे टेबल का नाम होने वाला है ऑर्डर्स। कनेक्शन किस तरह का होगा, जो कि हमने अभी अभी ऊपर क्रिएट किया था, उसी कनेक्शन के साथ हम चलने वाले हैं। और अगर उसमें ऑर्डर नाम का कोई डेटा पहले से हो तो वो उसे रिप्लेस कर दे। तो यहां पर हमने बोला इफ एग्जिस्ट, तो उसे रिप्लेस कर दे इस वाले डेटा के साथ। और हाँ, इंडेक्सेस को फॉल्स रखना ना भूलिएगा। बस इतना सा करना है और जैसे ये करेंगे और रन कर देंगे। ना दोस्तों अब आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा अननोन डेटाबेस ई-कॉमर्स। ये एरर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है। इस एरर का सिंपल सा मतलब है कि आपके MySQL के अंदर ई-कॉमर्स नाम का कोई भी डेटाबेस नहीं है। तो अब यहां पर यही करना होगा, आपको MySQL ओपन करना होगा और वहां पर ई-कॉमर्स नाम का डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो चलिए पहले MySQL ओपन करते हैं। MySQL मैंने ओपन कर लिया है और अब एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, क्रिएट डेटाबेस ई-कॉमर्स। रन करते हैं। ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। शो करेंगे डेटाबेसेस, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या डेटाबेस के अंदर ये डेटा आ गया है। तो नाउ सी, आपके पास ई-कॉमर्स नाम का डेटाबेस आ चुका है। अब आपको क्या करना है। अब दोस्तों आप जब ये कर लें तो उसके बाद आपको अपना इंजन पहले चलाना होगा। तो इंजन को पहले चलाइए और फिर इस क्वेरी को दोबारा चलाइए। जैसे ही आप इस क्वेरी को चलाएंगे, नाउ फाइनली आप देख सकते हैं कि आपके डेटा के अंदर डेटा जा चुका है और फाइनली आपका डेटा एक्सपोर्ट हो चुका है। चलिए देखना चाहेंगे तो लीजिए हम दिखा देते हैं आप लोगों को। यूज ई-कॉमर्स करते हैं। नाउ सी, जैसे ही आपने शो टेबल्स किया, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑर्डर नाम की टेबल बन चुकी है। और अगर आप इसका डेटा देखना चाहते हैं तो यहां पे लिखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। तो जैसे आपने ये लिखा, एंटर प्रेस करते ही आप देखिए आपके सारे ऑर्डर्स यहां पे शो गए और टोटल 370 रिकॉर्ड्स ही वो डेटा में डाल पाया। तो इसके लिए पहले एक काम करते हैं, हम अपने डेटा का शेप देख लेते हैं। तो फाइनली जैसे ही हम अपने डेटा का शेप देखें तो अब देखिए हमारे पास जो डेटा अभी अवेलेबल है 370 लाइन का। इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि डेटा अभी 370 लाइन का है और 21 कॉलम उसमें बन चुके हैं। पहले जब हमने शुरुआत की थी तो डेटा करीबन 500 लाइंस का था। आई थिंक आपको पता है। अब दोस्तों एसक्यूएल में डेटा बन चुका है, तो अब हमें एसक्यूएल के एनालिसिस भी शुरू कर लेने चाहिए। तो ना दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि टोटल ऑर्डर्स बताइए आप कि टोटल ऑर्डर्स आपके कितने हैं। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, यहां पर सिलेक्ट क्या करना है आपको, काउंट। आपको टोटल ऑर्डर्स काउंट करने हैं एज, जिसका नया नाम टोटल ऑर्डर्स रहेगा, फ्रॉम ऑर्डर नाम की टेबल से। सो नाउ सी दैट टोटल ऑर्डर्स आपको पता चल गया एसक्यूएल के अंदर। अब दोस्तों आपको पता लगाना है कि टोटल सेल्स कितनी है। तो लीजिए हम यहां पे टोटल सेल्स भी निकाल लेते हैं। इसके लिए आपको क्या लिखना है, सिलेक्ट सम लिखना है और यहां पे नेट अमाउंट वाले कॉलम का सम करना है आप लोगों को। तो नेट अमाउंट वाला कॉलम ले लेंगे आप, जिसको नया नाम आप दे देंगे टोटल सेल्स फ्रॉम ऑर्डर टेबल। तो लेट्स सी, इसे रन करते हैं। अब आपकी टोटल सेल्स आपको मिल चुकी है। नाउ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास आता है कि टॉप प्रोडक्ट कौन सा है। तो टॉप प्रोडक्ट कैसे जानेंगे, तो लेट्स सी, आप लिखेंगे यहां पे सिलेक्ट, आपको प्रोडक्ट देखना है, कॉमा आपको सम देखना है नेट अमाउंट का, जिसका नया नाम आप रखेंगे एज सेल्स फ्रॉम ऑर्डर टेबल्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट और ऑर्डर बाय सेल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ रन करते हैं। अब आप देखिए आपके टॉप प्रोडक्ट की सेल्स आपके सामने आ चुकी है और आपका सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा सेल्स आपको दे रहा है वो है लैपटॉप का। तो टॉप प्रोडक्ट की सेल्स आपको ऊपर दिखाई दे रही है। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको यह पूछा जाए कि आप हमें बताइए कि टॉप सिटीज कौन सी हैं, तो बड़ा सिंपल है, सेम इसी तरह से काम होगा। तो आप सिलेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यहां पे सिटी लिख देंगे फ्रॉम ऑर्डर टेबल, ग्रुप बाय आपको करना है सिटी के बेसिस पर और सेल्स होनी चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाउ एंटर प्रेस करते हैं। नाउ यू विल सी दैट कि टॉप सिटीज की सेल्स आपको यहां पे दिखाई दे रही है। तो सिटी वाइज सेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मंथली सेल्स देखनी है तो कैसे देखेंगे, तो मंथ वाइज सेल्स देखने के लिए आप लोग को लिखना पड़ेगा सिलेक्ट मंथ,
कॉमा सम ऑफ नेट अमाउंट आपको देखना है साथ में, जिसको आप एज सेल्स कहेंगे फ्रॉम ऑर्डर्स, और ग्रुप बाय आपको करना है मंथ के बेसिस पर। नाउ रन करते हैं एंड नाउ यू विल सी दैट आपको मंथ वाइज सेल्स मिल गई। अब दोस्तों आपको हाईएस्ट प्रॉफिट प्रोडक्ट देखना है, तो ये कैसे देखेंगे? तो इसके लिए सिलेक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट के साथ साथ आपको प्रॉफिट देखना है फ्रॉम ऑर्डर नाम की टेबल से, जिसे ग्रुप बाय करेंगे आप ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, और ऑर्डर बाय करेंगे प्रॉफिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ा प्रॉफिट आप ऊपर देखना चाहते हैं। नाउ रन करते हैं एंड नाउ यू विल सी दैट कि आपका सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो लैपटॉप से आ रहा है। तो पेमेंट मोड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको चेक करनी है तो कैसे देखेंगे? चलिए लिखते हैं, सिलेक्ट पेमेंट मोड, काउंट करेंगे ऑल डेटा एज टोटल ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर नाम की टेबल से, ग्रुप बाय करेंगे पेमेंट मोड के हिसाब से। नाउ यू विल सी दैट कि आपका जो डेटा है, यूपीआई वाले ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, कार्ड वाले ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, सीओडी से कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, वॉलेट से, नेट बैंकिंग से कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको कैंसल्ड ऑर्डर जानने हैं तो ये कैसे पता चलेगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर स्टेटस अगर आपका कैंसिल हो, तो नाउ अब आप देख सकते हैं ये सारे के सारे वो ऑर्डर्स आपके सामने रिफ्लेक्ट हो गए जो सिर्फ कैंसिल हैं, और ऐसे 92 ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं यहां पर जो कि अभी कैंसिल हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपने एसक्यूएल के साथ भी एनालिसिस कर लिया। अब फाइनल फेज में बात करेंगे पावर बीआई की। नाउ फाइनली अब हम लोगों ने काफी सारी इंफॉर्मेशन इस पे देख ली है, चलिए अब बात करते हैं फाइनल फेज जो कि है पावर बीआई की। तो पावर बीआई में स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ब्लैंक रिपोर्ट को ओपन करते हैं, तो आपको क्लिक करना है यहां पर गेट पर, उसके बाद आपको मोर पर जाना है, और जैसे ही आप मोर पर जाएंगे यहां पर आपको व्यू मोर करना है और माई एसक्यूएल डेटाबेस सिलेक्ट कर लेना है। यहां सिलेक्ट करते ही आपको अपने सर्वर का नेम देना है लोकल होस्ट :3306। उसके बाद आपको अपने डेटाबेस का नाम बताना है जो कि है ई कॉमर्स, आपने बता दिया। उसके बाद आपको यहां पर कनेक्शन टाइप के अंदर विंडोज से हटाकर बेसिक कर देना है, और बेसिक करने के बाद आप लोगों को यहां पर अगर आपके पास बेसिक का ऑप्शन नहीं आ रहा तो डेटाबेस का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और वो आपसे यूजर नेम पूछेगा और पासवर्ड आपके एसक्यूएल का पूछेगा। तो यहां पर जैसे ही आप अपने एसक्यूएल का पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, तो ये आपके एसक्यूएल के सारे डेटाबेस आपको शो कर देगा। तो ये देखिए एसक्यूएल में बने हुए सारे डेटाबेसेस मेरे सामने आ रहे हैं और मुझे ई कॉमर्स डेटाबेस यहां पर चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये रहा ई कॉमर्स डेटाबेस, मैंने इसे चुन लिया है और बस चुनने के बाद मैं कर दूंगा इसे लोड। जैसे ही मैंने लोड किया, नाउ अब ये डेटाबेस मेरे सिस्टम में एसक्यूएल के साथ कनेक्ट हो चुका है जिसमें 370 रोज का डेटा है। तो ये देखिए ये पूरा आपके सिस्टम में लोड हो चुका है। नाउ अगर आपको अब इस पे कोई क्लीनिंग करनी है तो आप पावर बीआई के अंदर भी एक बार क्लीनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कहां क्लिक करना है? ट्रांसफॉर्म डेटा पर, ताकि हम ये देख पाए कि पावर बीआई हमारे डेटा को अपने सिस्टम में कैसे ले रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर पावर बीआई ने अपने सिस्टम में जो डेटा लिया है वो इस फॉर्मेट में लिया है। नाउ अभी हमें इसे क्लीन थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि यहां देखिए आप लोगों को कई सारी मेजर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है डेटा सेट के अंदर, तो यहां थोड़ी बहुत क्लीनिंग की जरूरत आपको पड़ेगी। तो लेट्स सी, सबसे पहले ऑर्डर डेट वाला कॉलम देखें तो इसका टाइप आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके टाइप के अंदर यहां पर डेट एंड टाइम दोनों दिख रहा है, पर मुझे तो यहां डेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पर राइट क्लिक प्रेस करके चेंज टाइप और यहां पे डेट कर दूंगा। अगर आपको डेट एंड टाइम मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप यूजिंग लोकली पे जाकर अपने सिस्टम का डेट फॉर्मेट ठीक कर सकते हैं। तो यहां पर आप जाएंगे, यहां डेट लेंगे और यहां इंग्लिश इंडिया की जगह, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की जगह आप इंग्लिश इंडिया ले लीजिए और बस ओके प्रेस करिए एंड नाउ डेट फॉर्मेट करेक्ट हो गया। उसके बाद नेम वाला कॉलम सही है, ईमेल आईडी वाला कॉलम सही है, फोन नंबर वाला कॉलम, अभी आप चेक करें कि यहां पर आपको फोन नंबर वाले कॉलम के अंदर टेक्सचुअल डेटा दिख रहा है, वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर एक अननोन डेटा आपने भर रखा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आप क्या कर सकते हैं भाई, अननोन डेटा को या तो आप हटा सकते हैं या आप रखना भी चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, इस डेटा को आप न्यूमेरिक रखें या आप टेक्सचुअल रखें, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इस डेटा का कोई भी इनसाइट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होने वाला। सिटी वाला कॉलम ठीक है, स्टेट वाला कॉलम ठीक है, प्रोडक्ट वाला कॉलम आपका ठीक है, टेक्स्ट है। उसके बाद कैटेगरी वाले कॉलम की बात करें, ये भी ठीक है। क्वांटिटी वाले कॉलम में पॉइंट आ रहा है, इट मींस यहां दिक्कत हो सकती है।
तो अगर आप चेक करें तो यहां पर पॉइंट में वैल्यूज क्यों आ रही है, इसका टाइप आपको डेसिमल नहीं चाहिए, इसका टाइप आपको रखना पड़ेगा होल नंबर। तो राइट क्लिक प्रेस करिए एंड नाउ चेंज टाइप टू होल नंबर, दैट्स इट। उसके बाद यूनिट प्राइस, ये तो हो सकता है पॉइंट में, डिस्काउंट ये भी पॉइंट में हो सकता है, नॉट एन इश्यू। उसके बाद पेमेंट मोड, ऑर्डर स्टेटस, डिलीवरी डेट, डिलीवरी डेट में भी सेम वही काम करना है। आप यहां से जाएं और यहां से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम वही काम किया है आपने। आप यूजिंग लोकली से कर लें या ऐसे कर लें। उसके अलावा सेल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेट अमाउंट में भी नहीं, प्रॉफिट में भी नहीं, मंथ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहां पर ईयर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ में वीकडे। ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं दे रहा, तो भाई सीधी सी बात है, आप इसे न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करिए। तो राइट क्लिक प्रेस करके यहां पर आप इसे होल नंबर में रखिए, वीकडे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, डेटा सेट के अंदर काफी सारे नल डेटा दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें हटा भी सकते हैं, आप चाहें तो उनकी जगह कोई डेटा भर भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको नल डेटा रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप फिल्टर भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं चाह रहा हूं कि मैं फिल्टर करके आपको सिर्फ वही डेटा दूं जो आपके डेटा सेट में है। तो मैंने यहां पे नल को फिल्टर कर दिया। आप देखिए हर कॉलम में नल वैल्यू अगर मेरे को दिखाई दे रही है तो मैं उसे फिल्टर कर रहा हूं, जिससे मेरा जो डेटा एकदम क्लीन दिखेगा। तो ये लीजिए मैंने यहां पर नल रख दिया है। नाउ फाइनली आप क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं, और क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद अब जरा एक बार चेक करते हैं कि डेटा एक्चुअल में कितना बचा है मेरे पास। तो ये देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, क्योंकि इसमें एक कॉलम होता है ऑर्डर आईडी वाला, तो उस कॉलम को अगर आप यहां पर टेबल के अंदर रखें तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसको इसमें रखते हैं एंड नाउ सी, ये सारी ऑर्डर आईडी है, और अगर आप इसे काउंट करते हैं यहां पर तो देखें क्या रिजल्ट मिलता है। तो 286 रिकॉर्ड, यानी 370 में से 286 रिकॉर्ड्स अब मेरे पास बचे हुए हैं। फाइनली 370 में से इतना ही डेटा है जो मेरे पास एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, डेक्स मेजर्स बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप अपने यहां पर आपको एंटर डेटा पे क्लिक करना है, और यहां पर आपको अपने नए टेबल का नाम रखना है। यानी आप एक डेक्स टेबल क्रिएट करने वाले हैं, उसका नाम रख दीजिए मेजर टेबल, जिसमें आप सारी की सारी मेजर कैलकुलेशन यानी डेक्स कैलकुलेशन करेंगे। तो इसे बोल दीजिए आप डेक्स मेजर, दैट्स इट। तो सारे डेक्स मेजर्स इसके अंदर ही आप रखने वाले हैं। इसे रखिए, क्रिएट करिए, और ये लीजिए दोस्तों, अब ये डेटा आपके डेटा सेट में आ चुका है। क्लोज एंड अप्लाई करिए। अब मेन स्क्रीन पर भी आपके एक सेक्शन आ चुका है डेक्स मेजर्स का। अब यहां पर आपको सारे के सारे डेक्स क्रिएट करने हैं, तो कैसे होंगे चलिए देखते हैं। तो इसे फटाफट से क्रिएट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा MDL व्यू में। TMDL व्यू में जैसे ही आप आते हैं, यहां पर आप अपने डेक्स मेजर्स को उठाएं और डेक्स मेजर्स को उठाकर इस सेक्शन में डाल दें। ये देखिए, डेक्स मेजर्स उठाकर आपने इस सेक्शन में डाल दिया। अब आप अपने सारे के सारे डेक्स यहां से क्रिएट जल्दी कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं, पर इससे पहले आप यहां से क्रिएट करें, मैं आपको एक तरीका बताना चाहूंगा। एक मेजर आपको इस टेबल से बनाना पड़ेगा, तभी आप बाकी के सारे मेजर्स वहां से जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो इसके लिए आप न्यू मेजर पे क्लिक करिए, अपने टेबल पे क्लिक करके न्यू मेजर पे क्लिक करिए, और पहला मेजर आप लोगों का है टोटल सेल्स का, जो कि आपकी टेबल कौन सी टेबल है, ई कॉमर्स टेबल। तो ई कॉमर्स ऑर्डर टेबल से ही आप क्रिएट कर रहे हैं नेट अमाउंट का कॉलम। नाउ सिंपल, जस्ट रन इट, इसे रन कर देते हैं, और आपका ये वाला सेक्शन यहां पर क्रिएट हो गया। अब दोस्तों, नाउ सी दोस्तों, अब आपके पास मेजर सेक्शन यहां पर टोटल वाला आ चुका है, जिसका कैलकुलेशन आपने अभी भी कर लिया। नाउ अगर आपको और मेजर्स क्रिएट करने हैं तो वो भी फटाफट बन सकते हैं, बस नेक्स्ट लाइन की जरूरत है। यहां पे लिखिए मेजर्स, मेजर बना रहे हैं, कौन सा मेजर बना रहे हैं भाई, टोटल प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट का मेजर बना रहे हैं, और उसका कैलकुलेशन कैसे होने वाला है, तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों को सम करना है। सम किसका, ई कॉमर्स से ऑर्डर प्रॉफिट वाले कॉलम का, ई कॉमर्स से प्रॉफिट वाले कॉलम का। तो प्रॉफिट वाला कॉलम आपके पास है, ये लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ये बन गया। अगला मेजर आपको बनाना है टोटल ऑर्डर कितने हैं, तो यहां पर एक और मेजर बनाएंगे आप, और यहां पे लिख देंगे टोटल ऑर्डर्स का। और इसके लिए आप लोगों को जो फॉर्मूला लगाना है वो है काउंट। तो आप काउंट लगाएंगे और आप बोलेंगे कि काउंट करना है हमें ऑर्डर आईडीज को। तो सारी की सारी ऑर्डर आईडीज आप काउंट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंड नाउ ये भी सेक्शन क्रिएट हो गया, ये मेजर भी बन गया। नाउ अब दोस्तों, इस तरह से डेक्स बनाना काफी आसान होता है। अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं ये डेक्स आपकी बन चुकी है। नाउ इस तरह से डेक्स बनाना काफी आसान होता है, लेकिन अगर आप वैसे ही बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यहां पे आइए, डेक्स मेजर पे क्लिक कीजिए, और आप मेजर न्यू मेजर पे क्लिक करके
आप अपना डेस्क बना सकते हैं। अगला डेस्क है आप लोगों का एवरेज ऑर्डर वैल्यू, जो कि आपको निकालनी है आपकी टोटल सेल्स और टोटल ऑर्डर से। तो टोटल सेल्स आपने निकाली थी अभी, टोटल ऑर्डर्स आपने निकाला था अभी, और बस इसे रन कीजिए, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ चुका है। ये कॉलम वाला सेक्शन यहां से डिलीट कर दीजिए क्योंकि ये मॉडल में फालतू का क्रिएट हो रखा है। अब दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहां पर डैशबोर्ड बनाने का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डैशबोर्ड के लिए एक चाहिए क्रिएटिव बैकग्राउंड। तो कैनवस बैकग्राउंड से आप एक अच्छा बैकग्राउंड ले सकते हैं। तो यहां से मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया है। अब आप इस बैकग्राउंड को देखना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंसी को 0% कर दीजिए और यहां पर इसे स्ट्रेच कर दीजिए, आपके डेटा सेट पे पूरा फिट हो जाएगा। अब आप इस पे सारे के सारे केपीआई बना लीजिए। तो केपीआई बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे कार्ड लेना होगा, कार्ड ले लीजिए और कार्ड के अंदर अपने सारे के सारे केपीआई डाल दीजिए, जिसमें आपको टोटल सेल्स डालना है, टोटल प्रॉफिट डालना है, अपना टोटल ऑर्डर डालना है और आपकी एवरेज वैल्यू डालनी है। तो ये सारे के सारे केपीआईज हमने बना दिए हैं यहां पर इस तरीके से, और ये हमारे सारे के सारे केपीआईज हैं। तो ये लीजिए, आपके केपीआईज तैयार हो गए। सो नाउ अब आप एक और काम कर सकते हैं, आप इस डैशबोर्ड का एक टाइटल भी बना सकते हैं। तो यहां पर आप टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और यहां पे ई कॉमर्स डैशबोर्ड। अब इस पे आप क्या क्या बना सकते हैं, चलिए एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले आपको मंथली सेल्स ट्रेंड चाहिए, तो आपको लाइन चार्ट की जरूरत पड़ेगी। लाइन चार्ट हम ले लेते हैं जो कि मंथली सेल्स ट्रेंड बताएगा आपका, और इसमें आपको जो डेटा डालना है वो आपका मंथ वाइज सेल्स डालना है। सो आपको मंथली सेल्स ट्रेंड इसमें दिखाई दे रही है। उसके अलावा दूसरा चार्ट आप लोगों का बनाना है यहाँ पर सेल्स बाय कैटेगरी, जिसके लिए आप बार चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको सेल्स बाय कैटेगरी का ऑप्शन मिल गया और इससे आपको एक और चार्ट विजुअल हो गया। नेक्स्ट आता है सेल्स बाय प्रोडक्ट। तो आप लोगों को एक और चार्ट बनाना है जिसके लिए आप कॉलम चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, सेल्स बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट चार्ट आपका आता है सेल्स बाय सिटी। तो सेल्स बाय सिटी के हिसाब से आपको देनी है। तो यहां पर आप ले लेंगे मैप चार्ट भी आप ले सकते हैं। तो यहां पर आप मैप चार्ट ले लीजिए सिटी वाइज। तो आप सिटी क्लिक करिए, जैसे ही आप सिटी पर क्लिक करेंगे तो सेल्स आपको सिटी वाइज दिखाई देगी। नेक्स्ट चार्ट आता है आपका पेमेंट मोड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए आप डोनट चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। पेमेंट मोड वाइज सेल्स दिखानी है। तो यहां पर आप देखिए पेमेंट मोड वाइज आपको सेल्स दिख रही है कि हर पेमेंट मोड में कितनी सेल्स आपकी हुई है। नेक्स्ट चार्ट आता है आपका ऑर्डर स्टेटस, जिसको आप पाई चार्ट से बना सकते हैं। तो पाई चार्ट देखिए ऑर्डर स्टेटस के हिसाब से कि आपका ऑर्डर स्टेटस क्या है, सेल्स कैसी हो रही है। सो नाउ द ऑर्डर स्टेटस यू हैव टू टेक इन, और इसे भी आप सेल्स के हिसाब से देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आप लोगों का टॉप 10 प्रोडक्ट बार चार्ट। तो इसके लिए आप बार चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फनल चार्ट भी बेहतर है। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है और आपको हाईएस्ट टू लोएस्ट ही प्रोडक्ट विजिबल हो रहे हैं। नाउ एक और चार्ट आपको बनाना है प्रॉफिट बाय कैटेगरी का, जिसके लिए आप स्टैक कॉलम चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें प्रॉफिट बाय कैटेगरी को अलाइन कर सकते हैं। नाउ दोस्तों सारे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगर आप अब इसे और अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को अपने चार्ट के ऊपर स्लाइसर्स लगा देने चाहिए। और स्लाइसर्स सबसे पहले मैं यहां पर बटन स्लाइसर्स लगा रहा हूं। तो बटन स्लाइसर्स मैंने ले लिया है। अब बटन स्लाइसर्स मैंने ले लिया है और इसके अंदर मैंने मंथ को एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि बटन स्लाइसर्स में काफी सारे मंथ आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस मंथ का डेटा आपके पास विजिबल है। तो अगर आप अप्रैल पे क्लिक करेंगे तो अप्रैल मंथ का, फेब्रुअरी क्लिक करेंगे फैब का, जनवरी पे क्लिक करेंगे, जून पे क्लिक करेंगे, मार्च पे क्लिक करेंगे, मई पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से डेटा। उसके अलावा आपको एक और स्लाइसर लेना है और लिस्ट स्लाइसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अगर आप सिटी को रखते हैं तो आप देखिए आपको लिस्ट मिल जाएगी आपकी सारी सिटीज की। तो इस तरीके से आप जिस भी सिटीज पे टिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये डेटा आपको फिल्टर आउट करके दे देगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको एक और स्लाइसर अगर लगाना है तो यहां पर एक और बटन स्लाइसर आप लगा सकते हैं पेमेंट मोड का। तो दोस्तों यहां पर 2 स्लाइसर्स मैंने लगा दिए हैं। अब आप चेक करें कि यहां पर ये इस तरह से काम कर रहा है। आपको जैसे भी यूज करना है स्लाइसर्स को यूज कर सकते हैं। और ये लीजिए, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको स्टेट वाइज स्लाइसर्स लगाने का ऑप्शन और फिल्टर करने का ऑप्शन सारा मिल रहा है। कंट्रोल होल्ड करके अगर आप किसी पे भी क्लिक करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा दिखाई देता है ना, बड़ा अमेजिंग। तो दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। और अब इसका मैजिक ये है कि अगर आपके डेटाज में कोई चेंजेस आता है फाइनली, क्या आपका ऑटोमेटिक ये सब काम होगा? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी आपके पास देखिए सिंपल सी बात समझते हैं। यहां पर अभी आपको टोटल ऑर्डर्स कितने दिख रहे हैं? 286 दिख रहे हैं। ठीक है, फोकस करिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों के मेन डेटा से आपने ये सारा काम पूरा एक फ्लो में किया। अगर कोई चेंजेस होगा फाइल के अंदर
तो क्या आपका ये डैशबोर्ड अपने आप चेंज हो जाएगा? ये देखना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं, ये बड़ा मैजिकल होगा। तो दोस्तों, अब अगर हम चाहते हैं कि अगर हम अपने डेटा में कोई चेंजेस करें और वो डेटा ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड में अपने आप इंपैक्ट सही कर दे, तो क्या करना होगा? तो चलिए देखते हैं। यहां पर अभी आप चेक करें कि आपके टोटल ऑर्डर 286 आ रहे हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं वो फाइल खोल रहा हूं जो एक्सेल की पहली फाइल थी। ऑर्डर्स कितने थे? 286। ठीक है, अब मैंने इस फाइल को खोला और ये अनक्लीन फाइल खोली है मैंने आपके सामने, ध्यान रखिएगा। इस फाइल को मैंने खोला और ये एक अनक्लीन फाइल है। अब इसमें लास्ट के 3 ऑर्डर्स को ले रहा हूं, या मान लीजिए मैं यहां पर 7-8 ऑर्डर्स उठा लेता हूं और इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, इस ऑर्डर्स को ठीक करने वाला हूं। इट मींस मैं इसे सही कर रहा हूं। 1600 मैंने लिख दिया यहां पर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो ऑर्डर नंबर्स है वो अलग आ रहे हैं। मैंने यहां पे अलग ऑर्डर नंबर डाल दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट मींस अब ये आपके डुप्लीकेट नहीं होंगे, ये आपके सही रिकॉर्ड्स हैं। मैंने इसको अपडेट किया। अब कितने रिकॉर्ड्स मैंने एंटर किए यहां पर आप देख सकते हैं भाई, टोटल मैंने 13 रिकॉर्ड्स और अपडेट किए हैं। अब मैं यहां पर आपको मैजिक दिखाने वाला हूं। 13 रिकॉर्ड्स और मैंने इस डेटा के अंदर डाल दिए। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूं। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब मैं फाइनली क्लोज करता हूं इसको और एक बार पावर बीआई में आता हूं और जरा देखते हैं कि पावर बीआई में कोई इंपैक्ट होता है। नहीं, पावर बीआई में कोई इंपैक्ट नहीं होगा जब तक मैं एसक्यूएल वाली, जब तक मैं वो कोड नहीं रन करूंगा। तो चलिए एक बार उसको रन करते हैं। ये हमारी पूरी फाइल थी, ये पूरी की पूरी हमारी स्क्रिप्ट थी जो हमने पाइथन से चलाई थी। इसको एक बार शुरू से लेकर अंत तक रन कर दो। तो रन ऑल पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप रन ऑल सेल पे क्लिक करोगे, रन ऑल सेल पे क्लिक करोगे, आपका शुरू से अंत तक सारा का सारा जो है काम हो जाएगा। ये लीजिए चल गया, एक बार में चल गया, ज्यादा टाइम नहीं लगा, बस 2 सेकंड लगे। 2 सेकंड में ये पूरा चल गया। उसके बाद अब आप आइए अपने एसक्यूएल के ऊपर। एसक्यूएल पे आने के बाद आपको देखिए 286 ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं। मैंने करा इसे रिफ्रेश, मैजिक। अब आप देखिए 286 ऑर्डर बन गए हैं 299, है ना मजेदार चीज भाई, बहुत सारा काम। मतलब आपके डेटा में ऑटोमेटिक एंट्री हो रही है और यहां पर अपने आप ही सब कुछ अपडेट हो रहा है ना, बड़ा अमेजिंग। यानी कोई भी अब आपके फाइल में चेंजेस करेगा, आप चाहेंगे अपना वो प्रोग्राम खोलेंगे, बस उसे रन करेंगे और अपने आप ही आपका डैशबोर्ड अपडेट होगा। और देखिए ना कितना मैजिकल हो गया है ना, बड़ा अमेजिंग। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? और अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो बहुत इफेक्टिव, आपके कुछ काम आया हो, तो भाई इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट लगा है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस अच्छा लगा और आप लोगों को ऐसे ही और प्रोजेक्ट चाहिए और फ्लो चाहिए, तो भाई आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग, बाय।